आज हम जानते हैं भारतीय समाज के बारे में। भारतीय समाज का एक परिचय। तो भारतीय समाज का एक परिचय के बारे में जानते हैं। तो समाज शास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो समाज शास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीन और लैटिन भाषा, लैटिन और ग्रीन भाषा से हुई है। समाज शास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा से? तो लैटिन और ग्रीन भाषा से हुई है। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा समाजशास्त्री नहीं है? तो कौन समाजशास्त्री नहीं है? तो आगस्ट काम्ट हैं, मैकाइवर हैं तथा जी.एच. घुरिये हैं। ये समाजशास्त्री हैं। आगस्ट काम्ट हैं, मैकाइवर हैं तथा जी.एच. घुरिये हैं। ये समाजशास्त्री हैं। जबकि डार्विन जो है ये समाजशास्त्री नहीं है, ये एक वैज्ञानिक हैं। उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? तो उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? तो उपनिवेशवाद का संबंध न तो पूंजीवाद से है, न तो समाजवाद से है, न ही साम्यवाद से है। संबंध किससे है? साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? तो साम्राज्यवाद से है उपनिवेशवाद का संबंध। राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ था? तो राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ था? तो राष्ट्रवाद का जन्म उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप हुआ था। उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप हुआ था। राज्य क्या है? तो राज्य है क्या? तो राज्य क्या है? तो राज्य एक संस्था है। समाजशास्त्र में राज्य एक संस्था है। समाज है, तो समाज क्या है? समाज मूर्त है कि अमूर्त है? तो समाज एक यहाँ मूर्त संस्था है। कैसी संस्था है? मूर्त। ये दिखाई नहीं देती है। फिर निम्न में से कौन से भारतीय समाज के खंडात्मक विभाजन की प्राचीनतम व्यवस्था है? जो भारतीय समाज था प्राचीन काल से लेकर, उसमें खंडन किया गया, खंडात्मक विभाजन की प्राचीनतम व्यवस्था है। तो ये वर्ण व्यवस्था है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्रों का वर्णन है। तो ये खंडात्मक विभाजन की प्राचीन व्यवस्था मानी जाती है। किसकी व्यवस्था मानी जाती है? तो खंडात्मक विभाजन की प्राचीन व्यवस्था मानी जाती है। खंडात्मक मॉडल। तो इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो एस.सी. दुबे ने की है। किसने की है? एस.सी. दुबे ने। किसकी रचना की है? तो इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज नामक पुस्तक किसने लिखा है? एस.सी. दुबे ने लिखा है। एस.सी. दुबे ने लिखा है। एस.सी. दुबे ने लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन हैं? तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर को माना जाता है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक। फिर उस संस्कार को क्या कहा जाता है? वह संस्कार कौन सा है जिसमें व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता है? 16 संस्कार होते हैं। जन्म संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, दाह संस्कार। उसी में कौन सा संस्कार है जिनमें यज्ञोपवीत किया जाता है? तो यज्ञोपवीत होता है तो इसका नाम है उपनयन संस्कार। कौन सा संस्कार है? तो उपनयन संस्कार है। ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है। तो ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन सी है? यह कृषि आधारित समाज है। क्या आधारित समाज है? कृषि आधारित समाज है। कौन? ग्रामीण समुदाय। अच्छा, नगर समुदाय में क्या प्रधान होता है? तो उद्यमिता पर आधारित होता है, जबकि ग्रामीण समुदाय कृषि पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? तो कृषि पर आधारित होता है। हिंदू समाज में व्यक्ति के पुरुषार्थ निर्धारित किए गए हैं। तो हिंदू जो समाज है इसमें व्यक्ति के पुरुषार्थ निर्धारित किए गए हैं। तो हिंदू समाज में व्यक्ति के कितने पुरुषार्थ निर्धारित किए गए हैं? तो पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? 4 है हिंदू समाज में। कितने पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? तो 4 है। परंपरागत रूप से भारतीय समाज में ऋण किसे माना गया है? तो ऋण कौन कौन से हैं? तो देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, गुरु ऋण है। इस प्रकार से सभी ऋण हैं
तो भारतीय समाज में, इंडियन सोसाइटी में ऋण किसे माना गया है? तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये सभी प्रकार के ऋण हैं जो पाए जाते हैं। समाज को सुव्यवस्थित तथा संगठित बनाने के लिए क्या प्रावधान है? तो समाज को सुसंगठित बनाने के लिए तथा संगठित बनाने के लिए क्या प्रावधान है? तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। समाज को सुव्यवस्थित और संगठित बनाने के लिए कौन सी व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था। निम्न में से कौन एक समुदाय नहीं है? तो यहाँ आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय नहीं है। तो हिंदू एक समुदाय है, मुस्लिम एक समुदाय है, जनजाति एक समुदाय है, जबकि भीड़ कोई समुदाय नहीं है। कौन समुदाय नहीं है? भीड़। भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 में या 29 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। इनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। वर्तमान तथा भविष्य के बीच इन्हें भविष्य के बीच इन्हें सेतु कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को। फिर योगेंद्र सिंह की कृति का नाम बताना। योगेंद्र सिंह ने भाई कौन सी पुस्तक लिखी है? तो पुस्तक का नाम है मॉडर्नाइजेशन और इंडियन ट्रेडिशन। मॉडर्नाइजेशन एंड इंडियन ट्रेडिशन। मॉडर्नाइजेशन एंड इंडियन ट्रेडिशन। ये पुस्तक किसकी है? तो ये योगेंद्र सिंह की। किसकी पुस्तक मानी जाती है? तो यह योगेंद्र सिंह की पुस्तक मानी जाती है। योगेंद्र सिंह की पुस्तक मानी जाती है। यह भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, उसके बारे में हम जानते हैं। भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। तो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो जनसंख्या वृद्धि नेसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन देने वाला व्यक्ति कौन सा था? तो वह था माल्थस। कौन सा व्यक्ति है? तो माल्थस। फिर अगला है जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो जनसंख्या का जो आकार है इसमें कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है, निष्क्रमणता भी है, निष्क्रमण भी है, सभी हैं। तो जनसंख्या के आकार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो सभी कारक माने जाते हैं। जन्म दर है, मृत्यु दर है, निष्क्रमण है तथा सभी से आशय है। जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? तो जनसंख्या घनत्व से आशय क्या है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की जनसंख्या से, प्रति वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र की जनसंख्या से जनसंख्या घनत्व का आशय है। प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या से। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी मानी जाती है? 121 करोड़। कितनी? 121 करोड़। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री और पुरुष में स्त्रियां कितनी हैं? तो 2013 के अनुसार स्त्रियों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो स्त्रियों की संख्या मानी जाती है 943 प्रति हजार पुरुष पर 943 स्त्रियों। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण की जनसंख्या कितनी है? तो नगरीकरण की जनसंख्या 31.2% है। भारत में किसकी जनसंख्या? तो नगरीकरण की जनसंख्या।
फिर एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक का लेखक कौन है? तो द एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन पुस्तक का लेखक है माल्थस। कौन है? माल्थस। फिर 8 नंबर, सन 1931 में भारतीय जनगणना के अध्यक्ष थे। तो 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष कौन थे? तो J.H. हट्टन थे। J.H. हट्टन का नाम आता है। जनसंख्या के प्राकृतिक विरोध सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जिन्होंने जनसंख्या का सिद्धांत दिया और प्रकृति का विरोध किया, वह व्यक्ति है माल्थस। इन्होंने ही जनसंख्या। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? जनसंख्या दिवस। ग्राम्य नगरीय शहर की अवधारणा क्या है? तो ग्राम्य और नगरीय शहर की अवधारणा क्या है? तो ग्राम्य और नगरीय की संयोजकता है। ग्राम्य और नगरीय की संयोजकता को माना जाता है। ग्राम्य और नगरीय शहर की अवधारणा क्या है? तो ग्राम्य और नगरीय शहर की अवधारणा क्या है? तो ग्राम्यता और नगरीयता का संयोजक। ग्राम्यता और नगरीयता का संयोजक है। निम्न में से कौन सा नगरीय समुदाय की विशेषता है? तो नगर में क्या पाए जाते हैं? उद्योग और व्यापार। क्या पाए जाते हैं? उद्योग और व्यापार। ये नगरीय समुदाय की विशेषता है। निम्न में से क्या ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? ग्रामीण समाज की विशेषता कौन सी इसमें नहीं है? तो ग्रामीण समुदाय में कृषि होती है, ग्रामीण समुदाय में एक रूपता होती है, ग्रामीण समुदाय में प्राथमिकता से संबंधित है, इसमें गतिशीलता होती है, ये नहीं संबंधित है। तो ग्रामीण समुदाय की यही विशेषता नहीं है। बाकी विशेषता है जैसे कृषि है, एक रूपता है, प्राथमिक संबंध है, जबकि गतिशीलता इसकी विशेषता नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान दूसरा माना जाता है। कौन सा है? दूसरा है। किस समाज में द्वितीयक संबंध मुख्य रूप से संबंधित है? तो कौन सा ऐसा क्षेत्रक है, कौन सा ऐसा द्वितीयक संबंध है समाज में जो संबंधित है? तो वह नगरीय समाज। जो नगर समाज है इसमें उद्योग धंधों की प्रधानता होती है, इसीलिए इसका द्वितीयक से संबंध है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का समर्थन किसने दिया था? तो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का समर्थन किसने दिया था? तो उसका नाम है डाल्टन। किसने दिया था? तो डाल्टन ने दिया था अनुकूलतम। फिर जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत में कौन संबंधित है? जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से निम्नलिखित में कौन संबंधित है? तो जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो वो है माल्थस। यहाँ पर माल्थस जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो उनका नाम है माल्थस। डेमोग्राफी शब्द किसने दिया था? तो डेमोग्राफी शब्द देने वाले कौन थे? डेमोग्राफी शब्द देने वाले गुइलर्ड थे। डेमोग्राफी शब्द किसने दिया था? तो गुइलर्ड ने दिया था। किसने दिया था? तो गुइलर्ड ने दिया था डेमोग्राफी शब्द। 2011 की जनगणना के अनुसार पर भारत की साक्षरता कितनी है? तो 74.04% है। वैसे 73% पाई जाती है। 73%, यहाँ पर 74 लिखा हुआ है। तो भारत की जो साक्षरता है वो कितनी है? तो 74.04% पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाज की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित कौन भारतीय समाज की विशेषता नहीं है? तो भारतीय समाज की विशेषता नहीं है तो गतिशीलता है, कृषि है, प्राथमिक संबंध है, औद्योगिकरण है। तो इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो किस समाज की? नगरीय समाज। कौन सा समाज? नगरीय समाज की विशेषता नहीं है। देखिए नगर में जो उद्योग धंधे पाए जाते हैं विशेषता है किस समाज की? नगरीय समाज की। फिर प्राथमिक संबंध से है, प्राथमिक संबंध भी होते हैं छोटे मोटे, और फिर गतिशीलता भी होती है। फिर कृषि की प्रधानता जो है यहाँ नहीं होती। किस समाज में? तो नगरीय समाज में। किस समाज में कृषि की प्रधानता होती है? तो ग्रामीण समाज में।
ग्रामीण और नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? तो पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? तो ग्राम और नगर के समुदाय को हम किसी प्रकार से अलग कर सकते हैं? तो व्यवसाय की प्रकृति, मतलब देखो गांव में कृषि के व्यवसाय संबंधित व्यवसाय होते हैं। किससे संबंधित व्यवसाय? कृषि से संबंधित व्यवसाय होते हैं। और जबकि नगर में जो है उद्योग से संबंधित, यहाँ जनसंख्या का आकार कम होता है, गांव में यहाँ पर अधिक जनसंख्या होती है। और सामाजिक संबंध की प्रकृति, यहाँ पर गांव में घनिष्ठ संबंध होता है व्यक्ति व्यक्ति के बीच, लेकिन नगर में ऐसा नहीं होता। तो ये जो है सभी पृथक करते हैं, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय को पृथक करने वाले ये सभी आ जाते हैं। अब देखिए अति उत्तरीय प्रश्न कि जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है? जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? तो जनसंख्या विस्फोट का आशय जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया की उस स्थिति से है, मतलब उस स्थिति से है। जनसंख्या विस्फोट का आशय जनसंख्या वृद्धि की दर सामान्य या वांछनीय दर से बहुत अधिक हो जाती है। कहने का मतलब है कि जनसंख्या विस्फोट से आशय उस जनसंख्या वृद्धि से है जिसमें जनसंख्या वृद्धि की दर सामान्य दर से बहुत अधिक हो जाती है। जिसमें जनसंख्या वृद्धि का आशय है कि जनसंख्या वृद्धि सामान्य दर से बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। अगला देखते हैं अनुकूलतम अथवा आदर्श जनसंख्या क्या है? वही बात है कि चाहे अनुकूलतम कहिए चाहे आदर्श जनसंख्या कहिए। तो अनुकूलतम एवं आदर्श जनसंख्या किसे कहा जाता है? तो किसी क्षेत्र या देश में अनुकूलतम अथवा आदर्श जनसंख्या से आशय उतनी जनसंख्या से है, मतलब अनुकूलतम जनसंख्या का आशय उस जनसंख्या से है या उतनी जनसंख्या से है जिसमें सभी सदस्य को रोजगार और पर्याप्त सुख सुविधाएं उपलब्ध हो सके। मतलब जितने भी लोग हैं वहाँ के सभी को रोजगार मिल सके, पर्याप्त सुख सुविधाएं मिल सकें, जैसे आवास मिल सके, रहन सहन मिल सके, मेडिसिन मिल सके। तो इसी को आदर्श जनसंख्या कहा जाता है। इसी को ही अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। डाल्टन ने सिद्धांत को दिया था। फिर लिंगानुपात से क्या है? लिंगानुपात किसे कहते हैं? लिंगानुपात किसी जनसंख्या में स्त्री और पुरुष की संख्या का अनुपात। किसी भी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वहाँ पर स्त्री और पुरुष की संख्या का अनुपात ही, स्त्री और पुरुष की संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 943 प्रति हजार पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं? तो 943 स्त्रियां हैं 2011 के अनुसार। भारत 2011 की जनसंख्या में भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार? तो नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 31.8% जो ये जनसंख्या ये नगरीय है। ये क्या है? नगरीय। कम जो है नगरीय 31.8। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 68.2%। ये गाँव में रहती है 68.2%। और 31.8% कहाँ रहती है? तो नगर में रहती है। नगर मुख्यतः गांव से किस रूप में भिन्न होते हैं? तो ये कृषि के रूप में भिन्न होते हैं, व्यवसाय के रूप में भिन्न होते हैं। नगरीय समाज के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो नगरीय समाज है उसकी 3 विशेषताएं बताइए कौन सा है? तो 3 विशेषताएं देखिए क्या हैं। तो जनसंख्या का अधिक घनत्व है, जनसंख्या का अधिक घनत्व होता है। जो नगर होते हैं वहाँ जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में निवास करती है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण होता है, वहाँ जो है श्रम बटा होता है, सभी का अलग अलग अपने अपने कार्य करते हैं, श्रम विभाजन होता है। फिर द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है, यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र जो है उसकी प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? तो द्वितीयक क्षेत्र की प्रधानता होती है। देखिए भाई ये नया क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। नॉलेज बूस्टर क्या है? नॉलेज बूस्टर से संबंधित क्वेश्चन। पेंडेमिक 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 क्या था?
तो महामारी का एक रूप है। पेंडेमिक महामारी का एक रूप है। जब कोई महामारी व्यापक अथवा भौगोलिक क्षेत्र को एक साथ प्रभावित करती है तो उसे महामारी को पेंडेमिक नाम से संबोधित किया जाता है। जब कोई जो महामारी है पूरे भौगोलिक क्षेत्र में बहुत रूप से फैल जाती है, प्रभावित करती है, तो इसे ही पेंडेमिक नाम दिया जाता है। पेंडेमिक एपिडेमिक एपिडेमिक महामारी का एक रूप है। क्या कौन सा रूप है? एपिडेमिक किसका रूप है? महामारी का। जब कोई महामारी एक सीमित क्षेत्र में फैलती है और उसे प्रभावित करती है तो इस महामारी को एपिडेमिक के नाम से संबोधित किया जाता है। ये सीमित क्षेत्र में फैलती है और जो पेंडेमिक है ये असीमित क्षेत्र में फैलती है, कोई भौगोलिक क्षेत्र में व्यापक रूप से फैल जाती है। फिर देखिए जन्म दर से आप क्या समझते हैं? तो जन्म दर से आप क्या समझते हैं? तो प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। प्रति वर्ष जो 1000 जनसंख्या होती है, प्रति वर्ष 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या जन्म दर कहलाती है। फिर जनसांख्यिकी क्या है? तो जनसांख्यिकी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन करता है। कैसा अध्ययन करता है? तो सुव्यवस्थित अध्ययन करता है। जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या वृद्धि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अच्छा, जनसंख्या विस्फोट किसे कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? तो जिसमें जनसंख्या वृद्धि की दर सामान्य दर से बहुत तेज होती है। किस दर से? सामान्य दर से क्या होती है? तेज होती है। तो उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। उसी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। लेकिन जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय शहर क्या है? तो ग्रामीण शहर और नगरीय शहर भाई क्या है? तो नगरों में निरंतर विकास के सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र तीव्रता से नगरीकरण हुआ है। तो ग्रामीण नगरीय शहर क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि जो नगर हैं उनके पड़ोस में जो गांव हैं सीमावर्ती मतलब नज़दीक, ग्रामीण क्षेत्र में तीव्रता से नगरीकरण हुआ है तथा सामाजिक जीवन के नेटवर्क की भूमिका बढ़ गई है। सामाजिक जीवन में नेटवर्क की भूमिका बढ़ गई है। इसमें ग्रामीण और नगरीय समुदाय में आज एक निरंतरता विकसित हुई है जो कि पहले कभी नहीं थी। मतलब दोनों में निरंतरता और घनिष्ठ संबंध बढ़ा है जो पहले नहीं थी। ग्रामीण और नगरीय शहर की अवधारणा इसी परिवर्तित वास्तविकता को व्यक्त करती है।